खबरों की दौड़ का एक नया आयाम। दोपहर 2 बजे तक की 5 बड़ी क्या हो गया? इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी में विदेश मंत्री ममता सुषमा स्वराज की दहाड़, कहा किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं, आतंकवाद को बताया दुनिया के लिए खतरा। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को मिट्टी में मिलाने वाले जाबाज फाइटर की वतन वापसी, आज वाघा बॉर्डर पर स्वागत की जोरदार तैयारी। 3 से 4 बजे के बीच अभिनंदन को सौंप सकता है पाकिस्तान। हवाई हमले में बौखलाए पाक का सीमा पर नापाक फायरिंग, एलओसी पर सीज फायर तोड़ा, हंदवाड़ा में 2 आतंकी ढेर। पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक पर राजनीति शुरू, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मांगे सबूत, बीजेपी का पलटवार, पाकिस्तानी भाषा बोल रही हैं दीदी। और उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में बेल पहाड़ के बीच भीषण हादसा, ट्रक और पुलिस वैन में भिड़ंत, हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 17 लोग घायल। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं 2 का पंच यानी 2 बजे तक की 5 वो बड़ी खबरें जो अभी तक चर्चा में हैं, सुर्खियों में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में। हम आपके लिए तमाम वो जानकारी लेकर आए, अपने प्रोड्यूसर्स और रिपोर्टर्स को साथ लेकर, जो ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचानी है। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे ओआईसी की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो सहयोग की है उस पर। आज अगर देखें, सुषमा स्वराज ने अपना पक्ष रखा है और वहां पर बड़ी मजबूती के साथ कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। उसके अलावा हमारे पास एक खबर है अभिनंदन की वापसी को लेकर, किस तरह पूरा देश अभिनंदन करने के मूड में है, किस तरह तैयारियां हैं और क्या माहौल है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे उरी में, और अगर देखा जाए तो सीमा के उधर से एक बार फिर सीज फायर की बात लगातार हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहस लगातार जारी है। और ममता बनर्जी एक बार फिर कहीं ना कहीं सबूत मांगती नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि जो स्ट्राइक हुई थी उसमें सबूत चाहिए उनको, इस पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हंदवाड़ा की, जहां पर एक मुठभेड़ सामने आई है और आतंकियों के सामने मुकाबले में कहीं ना कहीं पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ओआईसी की। सुषमा स्वराज ने अपना पक्ष रखते हुए बड़ी मजबूती के साथ कहा है कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हैं, और भारत के पक्ष को उन्होंने बड़ी मजबूती से रखा। जरा आप भी सुनिए क्या कहा सुषमा स्वराज ने, फिर उस पर बात करेंगे अपने संवाददाता से। नॉर्थ अफ्रीका एंड साहिल रीजन, इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया, वी सी द टेरिबल फेस ऑफ टेरर। एक्सेलेंसीज एंड योर हाइनेस, terrorism and extremism bear different names and labels. It uses diverse causes, but in each case, it is driven by distortion of religion and a misguided belief in its power to succeed. The fight against terrorism is not a confrontation against any religion. It cannot be. Just as Islam literally means peace, none of the 99 names of Allah mean violence. Similarly, every region in the world stands for peace, compassion and brotherhood. हमारे साथ इसी पूरी खबर पर निशांत राय जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेते किस तरीके से सुषमा स्वराज ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खास तौर से ओआईसी के अंदर भारत के पक्ष को रखा और यह साफ किया है कि भारत जो है किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि उस आतंक के खिलाफ है जो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से खतरा बनता जा रहा है। निशांत राय को जोड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं इस पर क्या उनके पास जानकारी और क्या अभी जो देखा जाए देश में और खासतौर से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किस तरह का पक्ष रखने के बाद क्या फर्क पड़ता है। निशांत।
बिल्कुल, जिस तरीके से सुषमा स्वराज ने अपनी बात कही है और आतंकवाद के मुद्दे को उठाया है, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन सीधे तौर पर पुलवामा अटैक के बाद से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद का नाम लेकर पाकिस्तान को घेरने की जो कवायद शुरू की है, उसमें एक बड़ी जीत मानी जा सकती है, क्योंकि ओआईसी मुस्लिम राष्ट्रों का संगठन है, यूएन के बाद सबसे बड़ा ऐसा संगठन है राष्ट्रों का जो किसी एक कॉरपोरेशन के नाम पर बने हैं। और ओआईसी सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्रों के बीच अगर भारत घेर रहा है तो इसका मतलब सीधा यह है कि भारत का जो कूटनीतिक प्रयास है वो बेहद सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वही ओआईसी है जब पाकिस्तान 1969 में जो वहां के राष्ट्रपति थे जनरल याह्या खान, उन्होंने भारत को इसका जो निमंत्रण था उसको लेकर विरोध किया था और निमंत्रण को रद्द करना पड़ा था। उस समय रबात में जो ये ओआईसी की बैठक होनी थी, रबात में भारत को एक तरह से बेइज्जती की गई थी पाकिस्तान के द्वारा। हालांकि पाकिस्तान उस समय बहुत मजबूत था और सबसे ज्यादा दुनिया का मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश था, इसलिए पाकिस्तान को उस समय तवज्जो दी गई। आज वक्त बदल गया है, आज इंडोनेशिया जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम संख्या वाला देश बन गया है, दूसरी तरफ भारत भी एक बड़ी अर्थ शक्ति बन चुका है। इकोनॉमिक रूप से देखें तो 3 लाख ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और कोई भी जो देश है ओआईसी का मेंबर, अन्य देश, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत उनसे नाराज हो, जिसके चलते हमें विशिष्ट अतिथि का अगर सम्मान देखा जाए वहां जिस पर तरह से प्राप्त हुआ। पाकिस्तान को वहां पर साइडलाइन किया और खास तौर से सुषमा स्वराज ने पक्ष रखा है कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और अगर आतंक को लेकर देखा जाए इस्लामिक कंट्रीज भी उसको लेकर चिंतित है, क्योंकि कई देश जो हैं उससे अगर देखा जाए ग्रसित हैं। और जैसा आप बात कर रहे थे, अगर स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, आज भारत भी मुस्लिम आबादी को लेकर देखा जाए तो पाकिस्तान से कम नहीं है। अगर उसकी 20-21 करोड़ की आबादी है तो भारत में भी इतनी आबादी यहां पर मुस्लिम्स की रहती है। हालांकि यहां पर जो हमारा जो स्वरूप है वो बड़ा शानदार है और सेक्युलर एक स्वरूप है जहां पर सबको बराबरी का हक है। ऐसे में इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जो आपने 69 की बात की, उसका बदला अगर देखा जाए इसको तो भारत ने ले लिया है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अलग थलग किया, क्योंकि वहां पर वो अलग थलग भी दिखा और वहां पर उनके मंत्री भी गायब नजर आए। बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से भारत में अगर अभी मुस्लिम जनसंख्या की बात करें जो आंकड़ों में है लगभग 18.5 करोड़, और दुनिया का तीसरे नंबर का ऐसा देश है जो मुस्लिम आबादी जहां पर इतनी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल जब शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था तो बांग्लादेश ने मांग उठाई थी कि दुनिया भर के 10% से ज्यादा मुस्लिम जिस देश में रहते हैं उसको ओआईसी का मेंबर होना चाहिए, और बांग्लादेश की इसी मांग के चलते इस बार भारत को जो विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। इसके अलावा आपने जिस तरीके से आतंकवाद की बात कही, केवल भारत ही नहीं परेशान है बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उससे अफगानिस्तान भी परेशान है, उससे ईरान भी परेशान है, और बांग्लादेश भी लगातार इस आतंक की समस्या से जूझता रहा है। यानी कि पाकिस्तान के चारों तरफ जो देश हैं वो पाकिस्तान में जो चल रही आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो वहां पर आतंकवादी हैं, एक लॉन्चिंग पैड की तरह पाकिस्तान की सरजमी को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दुनिया के सामने बड़ा संकट है कि पाकिस्तान को किस तरीके से समझाया जाए, और भारत अब खुलकर आतंकवाद के मुद्दे पर बात कर रहा है। हालांकि आज सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर मुस्लिम राष्ट्रों से भी गुहार लगाई है कि जिस तरीके से इस्लाम में शांति की बात कही गई है, लेकिन कुछ लड़कों को, युवाओं को इस्लाम के नाम पर बरगलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। यानी अगर देखा जाए पाकिस्तान का नाम न लेने की वजह कूटनीतिक भी हो सकती है, या मौजूदा जो बदलाव आया वो भी हो सकती है, या आतंकवाद को किसी धर्म से ना जोड़ के देखने वाली जो दुनिया की एक तरह से कॉन्सेप्ट है उसको लेकर देखा जा सकता है। क्योंकि आतंकवाद की अगर बात करें, उसको परिभाषित करेंगे तो अगर आतंकवाद को देखेंगे शुरू से अब तक, चाहे आईआरए की बात हो, चाहे और लोगों की बात हो, चाहे नक्सल्स की बात हो, तो कहीं ना कहीं यह नाम न लेना इस कूटनीति का हिस्सा तो नहीं है। बिल्कुल, नाम न लेना कूटनीति का हिस्सा है, और ओआईसी के जो मेंबर देश हैं जिसमें अभी प्रभावशाली मेंबर देश हैं, चाहे बांग्लादेश की बात की जाए, चाहे ईरान की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, सब कहीं ना कहीं भारत के साथ, भारत के पक्ष में खड़े हैं, और जो ऑब्जर्वर है रसिया वो भी भारत के पक्ष में है। ऐसे में जो
विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और दुनिया जानती है कि भारत इस समय किसके चलते आतंकवाद से ग्रसित है, कौन सा ऐसा देश है जो भारत में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, और इसके सबूत भारत ने दुनिया के तमाम मंचों पर भी रखे हैं। बिल्कुल, यानी अगर देखा जाए तो भारत ने अपनी बात को मजबूती के साथ रखा और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अलग थलग करने में कामयाब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अभिनंदन की, यानी एक ऐसा अभिनंदन जिसको पूरा देश करने के लिए तैयार है, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान शायद कुछ ही देर में छोड़ देगा और वो यहां पर आएंगे। लोगों में क्या उत्साह है, कैसे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं या उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शंस हैं, रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर नवदीप छाबड़ा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उनसे हम बात करेंगे और इस घटना पर चर्चा करेंगे। नया पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या नया पाकिस्तान है, क्या बदला है पाकिस्तान में? वही आतंकवाद, वही समस्या। यदि आप सचमुच में पाकिस्तान का नया चेहरा दिखाना चाहते हैं तो आपको ये कहना होगा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, हमको कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। आपको आतंकवाद को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा। आपको हिंदुस्तान की जो गरिमा है, जो शक्ति है, उसका आदर सम्मान करते हुए छोटे भाई की तरह बिहेव करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो हिंदुस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा देश है, और हम बड़े भाई के रूप में दरिया दिली दिखा के आपको आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। लेकिन आप यदि आंख दिखाइएगा तो आप एक सोते हुए शेर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। सुबह 5:30 बजे चले थे, मैं तो मेरा बेटा, हमारे को पता चला अभी आ रहे हैं अभिनंदन जी, तो उनके लिए लेके आए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। महसूस तो ऐसा हो रहा है अभी आवाज नहीं निकल रही, गले से ठंड मार रहा है। हाँ जी, इतनी खुशी है ये। हाँ जी, खुद बनाया जी, खुद बनाया हमारी फैमिली। बहुत भारत के हम दिल्ली से आए हैं। मेरा नाम बीर सिंह है। हमारी 80 साल की उम्र हो चुकी है। हम खुशी मना रहे हैं, पैकेट से हम मना रहे हैं। हमारी फौज, हमारी जनता जो भी है अमृतसर के जिले की, हिंदुस्तान की खुशी मना रही है। नवदीप छाबड़ा, बड़ा एक तरह से आज का दिन है अगर देखा जाए। हालांकि अगर देखें रक्षा विशेषज्ञ की बात मुझे बहुत शानदार लगी कि बड़े भाई के तौर पर हम मदद भी कर सकते हैं अगर छोटे भाई बन के रहेंगे तो। ये एक मैसेज है, अगर इसे देखें डिप्लोमेटिकली या एक बड़े मैसेज के तौर पर देखा जाए। अभिनंदन को उन्हें छोड़कर ये दिखाने की कोशिश की है नया पाकिस्तान है, लेकिन नया पाकिस्तान लग नहीं रहा, क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी है। लेकिन देश के सेलिब्रेशन को, अभिनंदन को जैसे लोग कह रहे हैं बड़ी बड़ी मालाएं बना के लाए, आप कैसे देखते हैं? देखिए, नया पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं है खालिद, क्योंकि पहली बात तो यह है कि अगर इमरान खान नया पाकिस्तान की स्थापना करने की तरफ कोशिश करते तो सबसे पहले सत्ता में आते वो आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करते। दूसरा, हमने देखा कि आप ओआईसी के अंदर भारत का पहले विरोध करते हो। कल पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम ओआईसी के अंदर जाएंगे लेकिन सुषमा स्वराज के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको लगा कि उससे आपकी फजीयत हो रही है, ओआईसी की ने आपकी बात नहीं मानी, तो आज महमूद कुरैशी ने वहां पर जाने से इनकार कर दिया, यानी कि उनकी जो कुर्सी थी वहां पर खाली दिखाई दी। तो एक तरीके से ना तो छोटे भाई का उन्होंने अपने आप को रखा और ना ही ऐसा लगा कि वो बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा, मैंने अभी देखा कि शाह महमूद कुरैशी या पुलवामा हमले को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं जो शायद पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए। सीधा सीधा चुनावों से जोड़ रहे हैं और राजनीति से जोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल 21 जो अलग अलग पार्टियों का साझा बयान परसों सामने आया था आजाद, तो उसके बाद जिस तरीके की पाकिस्तान के अंदर प्रतिक्रिया थी, उसी को जोड़कर शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि पुलवामा हमला शायद राजनीतिक फायदे के लिए कराएगा। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान को सबसे पहले अपने आंतरिक माहौल पर, आंतरिक चीजों को देखना पड़ेगा और उसके बाद इस चीजों पर राजनीति करनी चाहिए। तो पहली बात तो पाकिस्तान सुधरा नहीं है, ये तो उसका स्वरूप है। 3 चीजें हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में। दूसरा, जहां तक अभिनंदन की वापसी की बात है तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ऐसा नहीं किया। इंटरनेशनल प्रेशर कह सकते हैं, बात की कूटनीति का वो नतीजा है, या फिर उसे यही डर था कि अगर वो अभिनंदन को कोई भी किसी तरीके का वहां पर नुकसान पहुंचाया जाता है तो पूरा देश जो भारत एकजुट खड़ा है और किसी भी तरह एक बड़ा हमला जो है वो भारत की तरफ हो सकता है। क्योंकि इमरान खान ने कल संसद के अंदर खुद स्वीकार किया कि हमें लगता है कि शायद भारत देर रात को मिसाइल से हमला कर सकता है, तो हमारी तैयारी ऐसी थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ था, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव हो, चाहे वो भारत की इंटरनल एक पॉलिसी का नतीजा हो। यही कारण था कि अभिनंदन, ये जो कहा जा रहा है नया पाकिस्तान नहीं बल्कि पुराना डर,
नए पाकिस्तान को कहा जाए कि पुराना डर, क्योंकि आप देखें 65 है, 48 है, 71 है, कारगिल है, सब में कहीं ना कहीं जो रिटेलिएशन या जो एक तरह से जवाब दिया गया, क्योंकि शुरुआत हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुई है, जवाब इधर से दिया गया, जवाब मजबूती से दिया गया, भारी दिया गया, तो वो जो डर है कहीं ना कहीं अभी भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, 4 बड़ी जंगें कह सकते हैं 48 जम्मू कश्मीर से जो शुरू हुई, तो और कारगिल के अंदर जो हमने लास्ट फाइट लड़ी, तो उसके बाद पाकिस्तान को पता है हमारी ताकत का, कि किस तरीके से अगर हम कोई हिमाकत करते तो उसका करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा सीमा पर। तो यही कारण था कि इस पर जो तैयारी थी, जिस तरीके से हमने अपने सबसे पहले मिराज विमानों से वहां पर पीओके के अंदर जाके वहां पर एक स्ट्राइक की, वहां पर जो आतंकी संगठन थे, तो कारण साफ था कि जो पाकिस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि वो किस तरीके से इस पूरे माहौल को शांत करे। तो यही कारण है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ, लेकिन बदला हुआ तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज जब अभिनंदन वापस आएगा 8 तारीख को, थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद से अभिनंदन को लेकर वहां के जो अफसर है वो निकल चुके हैं, थोड़ी देर बाद वो लाहौर के रास्ते अटारी जो वाघा बॉर्डर से पंजाब में दाखिल होंगे, और उसके बाद जब वो दिल्ली आएंगे तो मुझे लगता है अभिनंदन आज शायद उनको मीडिया के सामने भी लाया जाएगा और एक एक बात वो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर F-16 विमान का वहां पर मुकाबला किया, और किस तरीके से वो एक तकनीकी खराबी की वजह से वहां पर उनका जो विमान था वो क्रैश हुआ और उन्हें हिरासत में लिया गया। क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये झूठ बोल रहा था कि हमने मिगी किसको मार गिराया, 2 पायलट हमारे पास है, लेकिन आज पाकिस्तान के शायद हर झूठ का जो पर्दा है वो गिरेगा और अभिनंदन खुद उस पर्दे को, जो उस झूठ को वो बेनकाब करेगा। यानी अभिनंदन के साथ साथ कुछ पर्दे भी उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप छाबड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं भारत की। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लगातार बौखलाहट का एक तरह से नमूना पेश कर रहा है। 2 दिन में 35 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। वहां पर अगर देंगे बॉर्डर के हालात बिल्कुल युद्ध जैसे कर दिए हैं, क्योंकि लगातार वहां से शेलिंग भी हो रही है और लगातार कार्रवाई जहां है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। यह अलग बात है कि हमारी फौजें, हमारी सेना जो है मुंह तोड़ जवाब दे रही है और लगातार संयम भी बरत रही है। स्थानीय निवासी क्या फील कर रहे हैं, क्या वहां की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। है कि या तो आर पार की लड़ाई हो जाए एक ही बार में सब कुछ, जिसके घर से 1 या 2 आदमी चले गए उनके लिए तो लड़ाई लड़के खत्म भी होगी। तो पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि आए दिन कहीं न कहीं से पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग करके कहीं से कहीं से घुसपैठ करवाने की फिराक में रहता है पाकिस्तान। अपने घरों में डरे हुए हैं लोग। लोगों का यही कहना है कि हम घर से बाहर जाएंगे, हो सकता है वापस घर आए ना आए, रास्ते में कुछ हो जाए, क्योंकि कोई पता नहीं किस टाइम फायर हो जाए। तो अभी तो 5 किलोमीटर एरिया तक डीसी साहब ने, हमारे पुंछ के डीसी साहब ने ऑर्डर किया है कि बिल्कुल स्कूल बंद है, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान बार बार तकरीबन 8-10 दिन से लगातार कंटिन्यूस फायरिंग कर रहा है बॉर्डर एरिया में। आपने सुना ग्राउंड जीरो की वहां की रिपोर्ट, जो स्थानीय निवासी हैं किस तरह से फील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। आशीष कोहली हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। आशीष, लेटेस्ट क्या है आपके पास? लोग डरे हुए हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है वो ठीक इसी तरह से है, क्योंकि पिछले 2 दिन से देखें तो लगभग 30 से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका है। और कल के जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया पुंछ और राजौरी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो वहां पर एक महिला की मृत्यु भी हो गई है, जिसकी उम्र 32 वर्षीय बताई जा रही है, और एक स्थानीय जो है घायल भी हो गए, जिनका इलाज जो है वहां पर अभी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल उनकी जो स्थिति ठीक बताई जा रही है, लेकिन लोगों में अभी भी जोश पूरा है। और जिनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पे, उनका यही कहना है कि जो पाकिस्तान की बार बार हरकतें हैं और खास करके पुलवामा अटैक के बाद जो स्थिति बनी है, आज लोगों का यही कहना है कि हालात को देखते हुए पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एक एयर स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा, इस तरह की काफी एयर स्ट्राइक करनी पड़ेगी, जिसमें जैश, हिजबुल और लश्कर के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने की यानी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और कार्रवाई ठोस होनी चाहिए और इसे कहना चाहिए मजबूत ऐसी हो जिसका मैसेज जाए। हालांकि वो अभिनंदन को छोड़कर ये दिखाना चाह रहा है कि वो बदला है, लेकिन लोगों का क्या कहना है?
बिल्कुल, अभिनंदन की जब हमने भी बात की थी तो उनका ये कहना था कि अभिनंदन को छोड़ना तो पाकिस्तान की पहली ड्यूटी थी, और दूसरी बात, अभिनंदन का शील्ड करके पाकिस्तान ये नहीं कर सकता कि उनके पास जो है आतंकवादी अभी संरक्षण लेके नहीं बैठे, क्योंकि काफी सारे आतंकवादी अभी भी वहां पर, सरगना अभी भी शील्ड लेके बैठे हैं, पाकिस्तान की आड़ में बैठे हैं। तो अभी हिंदुस्तान अब ये चाहता है कि अब कम से कम पाकिस्तान जो है उनकी भी हेल्प करे, ताकि पाकिस्तान के अंदर बैठे जो आतंकी हैं उसको खत्म किया जाए और पूरा जो संसार है वो आतंकवाद से जो जूझ रहा है उसके ऊपर जो है लगाम लगाई जाए। आशीष, ऐसे मौके पे जैसे आप कह रहे हैं वहां पर जो शील्ड लेकर लोग आतंकवादी बैठे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। जो लोग शील्ड लेके बैठे जिनका हम नाम लेते हैं उनको तो भारतीय सेना ने, भारत की सुरक्षा वालों ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो विल थी उसकी कमी के चलते एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ, दोबारा वहां पहुंच गए, तो परेशानी लगातार बढ़ी है। लोगों का क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, पॉलिटिकल विल की जो आपने बात की बिल्कुल सही कही आपने, लेकिन अब जो पॉलिटिकल विल बनी है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो अब पॉलिटिकल विल बनी हुई है उसके अंदर आज एक चाहे बॉर्डरवासी हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल का आम स्थानीय हो, उसका पूरा विश्वास है, जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री, उनके ऊपर पूरा विश्वास बना हुआ है कि अब जो कार्रवाई की जा रही है, बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है, और ये वक्त आ गया है कि अब जो सरगना वहां पर, चाहे यानी जो सीज फायर है लगातार, उसकी बौखलाहट का सबूत है। आशीष, अगर देखा जाए जिस तरह से एयर स्ट्राइक के बाद सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, यह बौखलाहट का एक तरह से सबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कोहली आपका। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। हम बात कर रहे थे, भी पॉलिटिकल विल की बात कर रहे थे। पिछले दिनों जिस तरह की बातें हो रही हैं, अब फिर वही होने लगी है। ममता बनर्जी सबूत मांग रही है। वो कह रही है कि ये जो स्ट्राइक हुई है इसके सबूत दीजिए, कितने आपने वहां बम डाले हैं, कितने लोग वहां पर मारे गए हैं, कितने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो नंबर ऑफ जो कैजुअलिटी है वो गिन रहे हैं। यही हम बात कर रहे थे अभी कि पॉलिटिकल जो विल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमारे यहां समन्वय की, जिस अजहर मसूद की हम बात कर रहे हैं, हमारी सेना ने, हमारे सुरक्षा वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाकायदा वहीं पर छोड़ के आने वाले लोग भी यहां पर मौजूद हैं, सवाल करने वाले भी लोग यहीं मौजूद हैं, जिसको वहां पर दिखाया जा रहा है। कैसे देखते हैं? शिवम हमारे साथ है। शिवम, कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, राजनीतिक लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जहां पूरा देश एकजुट है, सेना की वाहवाही की जा रही है, वहीं जो विपक्ष है उसको ये पच नहीं रहा कि सरकार की भी साथ साथ में तारीफ की जा रही है इसको लेकर। और अब ममता बनर्जी सवाल उठा रही है कि आप सबूत तो दीजिए। आप कह रहे हैं हम पाकिस्तान, ये तो वही भाषा होगी जब जैसे पहले कहा था। वो कह रहे हैं 300 आदमी मारे हैं आपने, तो वो अलग अलग अखबारों का जिक्र कर रही हैं, कोई अमेरिकन मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, कोई कहीं का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने तो नहीं कहा। तो क्या लगता है ये भाषा वहीं पाकिस्तान की बोल रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की भाषा। अमित शाह ने भी निशाना साधा इसको लेकर। उन्होंने कहा कि हमारे ही लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और हमसे सबूत मांग रहे हैं, जबकि पूरा देश सेना को आज सलाम कर रहा है, लेकिन हमारे देश में राजनीति की जा रही है। यानी जिस तरह से आपने परसों देखा था कि रणदीप सुरजेवाला आकर कह रहे हैं, कभी वो कहते हैं पीएम मोदी फोटोशूट कर रहे हैं, जिम कार्बेट में खड़े हैं, कभी कहते हैं रैली बंद नहीं कर रहे हैं, कभी कहते हैं बूथ मजबूत कर रहे हैं। यानी ये राजनीति करने वाले लोग राजनीति से बाज नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सेना अपना काम कर रही है। जैसे जैसे सवाल उठाए गए कि पहले पुलवामा हमला हुआ कि आप जवाब दीजिए, कब तक ये भारत सहता रहेगा, लेकिन उसके बाद हमारी वायुसेना पाकिस्तान के अंदर घुसी और वहां पर घुसकर उनके जो ठिकाने थे आतंकियों के वो तबाह किए और वापस भी आई। इसके बाद जब पाकिस्तान ने हमला किया तो फिर से जवाब दिया गया, लेकिन फिर से सवाल उठाए गए कि हमारा एक जवान वहां फंस चुका है, उसकी रिहाई की जाए, यहां रैलियां हो रही हैं। लेकिन फिर से कल अच्छी खबर आई और आज अभिनंदन पूरा देश कर रहा है। जी, हमारे साथ जो इस पर एक बयान भी है वो भी सुनवा देते हैं आपको। क्या ममता बनर्जी को लेकर पॉलिटिकल बयान है वो जरा सुन लीजिए आप। घोष साहब कह रहे हैं कुछ। देखिए, जो प्रश्न ममता बनर्जी कर रही हैं, पाकिस्तान की भी ये प्रश्न करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सुबह ही उन्होंने जारी कर दी थी फोटोग्राफ भी विदेश विभाग से कि यहां अटैक हुआ है, लेकिन हताहत कितना हुआ है वहां के रिपोर्टर बोलते भारी बारिश हो रही थी, हो गई है, और लाश उठाने के लिए जगह को घेर लिया गया था, किसी को जाने नहीं दिया, रिपोर्टर तक जाने नहीं दिए। लेकिन हमारे डिफेंस के जो प्रमुख हैं सेना के, उन्होंने बोले कि सबूत हमारे पास है, जब चाहे सरकार जब चाहेगी उसको उजागर कर सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस भाषा में पाकिस्तान बात कर रही है, दुर्भाग्य से हमारे मुख्यमंत्री उसी भाषा में बात कर रही है। समझ में नहीं आता है किसकी तरफ से बोल रहे हैं। तो आपने देखा जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई है, लोग बाग राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पर किस तरह से हो रहा है, ये तमाम सवाल है, बड़े गंभीर सवाल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस एनकाउंटर की जो हंदवाड़ा में हुआ है और सेना ने बाकायदा आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि उनके पास लेटेस्ट क्या है अभी।
हाँ, एक बड़ा आतंकवादी जो है ऑपरेशन किया है, उसके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने हंदवाड़ा के अंदर उसमें 2 आतंकी ढेर हुए हैं और सेना ने बता दिया है कि अब जो भी हाथ बंदूक उठाएगा देश के खिलाफ उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और आपने पिछले दिनों सुना भी होगा कि आर्मी ने बाकायदा क्लियर कर दिया है कि इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे टेररिज्म उधर से हो या अंदर हो, एनकाउंटर होगा। और उसके अलावा फिदा हुसैन, आपके पास लेटेस्ट क्या जानकारी है? ये हंदवाड़ा में इसमें 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, अभी लेटेस्ट क्या है? देखिए, अगर हम हंदवाड़ा एनकाउंटर की बात करेंगे जहां पे 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की जो है पुष्टि हुई थी, लेकिन अभी तक भी उनकी जो पहचान है वो होनी बाकी है। लेकिन जो खबरें आ रही है हंदवाड़ा से कि वहां पे चुटपुट जो वाक़ा है वो भी पेश आया, वहां पे जिस तरह से वहां पे प्रदर्शन हुए हैं तो उसमें कुछ प्रदर्शनकारियों के जख्मी होने की भी जो सूचना है वो मिली है। लेकिन देखा जाए तो कल शाम से जो ये मुठभेड़ शुरू हुई उस इलाके में, लेकिन सुबह से जो वहां पे प्रदर्शनकारी है, जो पत्थरबाज है, वो नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन इक्का दुक्का जो जगह है वहां पे कुछ चुटपुट जो वाकया है वो पेश आए। लेकिन देखा जाए पहली बार उत्तरी कश्मीर के इस इलाके में उस तरह के प्रदर्शन नहीं देखने को मिले जिस तरह से प्रदर्शन जो है दक्षिण कश्मीर में मिलते हैं। एक सवाल ये बन रहा है, जिस तरीके से आप देखें एलओसी के उधर सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है और भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक भी की गई है, माहौल लगातार गर्म है, ऐसे में आतंकवादी उस मौके का फायदा उठाने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर देखा जाए एक तरफ से सीज फायर का जो उल्लंघन बार बार पाकिस्तान करता आ रहा है और दूसरी जानिब जो भारतीय सेना है वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या अगर उसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक 2 भी रखा जाए या जिस तरह से उन्होंने कहा भी कि सर्जिकल स्ट्राइक सेकंड की, तो उसके बाद अगर देखा जाए जो उल्लंघन है कहीं न कहीं पे ऐसा भी खदशा जाहिर हो रहा है कि जो आपने जानकारी दी और 2 के पंच में आज हमने तमाम चर्चा की, सेना की बहादुरी की भी बात की, अभिनंदन की भी बात की और पाकिस्तान के नएपन में कहीं कोई नयापन नहीं है इसकी भी बात की। लेकिन देश के अंदर की राजनीति की भी बात बहुत गंभीर है कि लोग सवाल उठाने लगे हैं कि कितने लोग वहां मारे गए। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।